कुछ जगहों पर अत्याचार हुए हैं जिसकी निंदा होनी चाहिए, जिसके लिए जाहिर तौर पर आंदोलनकारियों को इसकी एक कोशिश करनी चाहिए कि ये स्थितियां न फैलाओ। लेकिन ये बदलेगा कैसे? सवाल ये है कि क्या सिर्फ इन्हीं आधारों पर इस आंदोलन की समीक्षा होनी चाहिए? ये इतने बड़े विद्रोह की तानाशाही के खिलाफ जो बगावत है, क्या सिर्फ इस आधार पर समीक्षा होनी चाहिए कि उन्होंने कुर्सी टेबल उठा ले गए? जाहिर तौर पर बांग्लादेश में आईएसआई का भी असर है, जाहिर तौर पर जमाते इस्लामी का भी अपना एक रूप स्वरूप है, जाहिर तौर पर यह भी है कि वहां छात्र आंदोलन में कट्टरपंथी ताकतें घुसी हुई हैं। लेकिन इसके उलट यह भी उतना ही बड़ा सच है कि वहां उस मुल्क को आजादी चाहने वाले लोग भी हैं, उस मुल्क को सही ढंग से लोकतंत्र स्थापित करने वाली ताकतें भी हैं, और तभी यह ताकतें लाख कट्टरपंथी हो जिसको उन्होंने अपने नेता चुना है, देश संभालने की जिम्मेदारी दी है, उसका नाम मोहम्मद यूनुस। पूरी दुनिया में मोहम्मद यूनुस, जिनको की माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, आप उन्हें देखिए कि वह एक डेमोक्रेट आदमी है। बांग्लादेश के जो हालात इस समय दिखाई दे रहे हैं, हम सभी लोग इस बात से परिचित हो गए हैं कि वह देश विद्रोहियों, बगावतियों का देश इस वक्त बन गया है। बांग्लादेश को लेकर एक भारतीय नागरिक का, आम जनता का क्या रवैया होना चाहिए, क्या पहुंच होनी चाहिए और उसका क्या स्टैंड होना चाहिए, इस पर ही आज मैं आप सबसे बातचीत करूंगा। बातचीत की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें लगा कि जिसको सरकार प्रायोजित मीडिया कहते हैं, वह बांग्लादेश के पूरे हालातों को इस जगह लाकर केंद्रित कर दिया है कि बांग्लादेश में विरोध या विद्रोह या हसीना के खिलाफ जो माहौल बना है, वह माहौल पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है, और दूसरा कि वहां हिंदू संकट में है। बेशक हमारी चिंता होनी चाहिए, हमारे मुल्क के लोग हैं, उनकी हमें सुरक्षा की चिंता है। 19,000 से ज्यादा भारतीय वहां हैं। इसके अलावा आबादी का भी एक छोटा हिस्सा जो कि लाखों में है, वहां हिंदू समाज है। तो इसकी चिंता हर भारतीय को, हमें, आपको है। लेकिन एक देश में बगावत हुई है, विद्रोह हुआ है, आंदोलन हुआ है, वहां हालत यह है कि प्रधानमंत्री के आवाज से एक एक चीजें उठा ले गई हैं। जनता इस कदर नाराज है कि उसने आग लगा दिया है और शेख हसीना के कपड़ों तक को उठाकर लोगों ने लहराया है। बहुत सारे भारत के लोग इस बात से चिंतित हैं कि यह किस तरह के विद्रोही हैं और किस तरह के बगावती लोग हैं जो इस तरह के नीच कर्म कर रहे हैं। आज की बातचीत इसी पर करेंगे दोस्तों, कि क्या विद्रोह, क्या बगावत, क्या किसी देश में जनता का आंदोलन कोई सही रेखा में बिल्कुल नपा तुला चाय की टेबल पर चलने वाली वार्ता होती है, जिसमें यह आंदोलन गढ़ा जाता है और जिसमें इस तरह की गड़बड़ियां, गलतियां नहीं दिखाई देती हैं। और मीडिया होने के नाते हमारा क्या सिर्फ एक ही काम है कि हम इन गलतियों और आंदोलन की सिर्फ गड़बड़ियों पर चिंता करें, उस मूल बात को भूल जाएं जो 1972 से वहां की जनता देख, झेल और समझ रही थी। जिस आरक्षण के खिलाफ वहां बगावत हुई, जिस शेख हसीना की तानाशाही के खिलाफ वहां बगावत हुई, उन वजहों को, उन मांगों को और उन मांगों की वजहों से होने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को जिस तरह से पिछले 10 वर्षों से शेख हसीना की सरकार ने जरा भी तवज्जो नहीं दिया, क्या इन बातों को, इन सवालों को हमें भूल जाना चाहिए? एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक देश का मेहनतकश उत्पादक होने के नाते हमारा क्या नजरिया होना चाहिए? यह नजरिया आज के समय में तय करना बेहद जरूरी है। आप गोदी मीडिया कहें या सत्ता प्रायोजित सरकार की जो मीडिया है, जो कि मुनाफे से, जो कारपोरेट मीडिया है, उसका रवैया इस वक्त आप टीवी पर अगर देख रहे होंगे या यूट्यूब चैनलों पर, तो उसका एकमात्र रवैया है कि वह हिंदू और मुसलमान करने पर तुली हुई है। बांग्लादेश चूंकि मुस्लिम बहुसंख्यक
देश है, वहां के आंदोलन में जमाते इस्लामी की एक बड़ी भूमिका है। उसके साथ साथ वहां विपक्ष की पार्टियां भी हैं उस आंदोलन में, लेकिन इन बातों का जिक्र नहीं आ रहा है। जिक्र किसका आ रहा है? तो जिक्र आ रहा है सिर्फ और सिर्फ जमाते इस्लामी और पाकिस्तान प्रायोजित यह फसाद है, इस रूप में प्रचारित किया जा रहा है। किसी भी देश के आंदोलन में बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं। आप अपने देश की बहुत पुरानी बात मत करिए, टिकैत के समय के छात्र आंदोलन को मत याद करिए, आप जेपी के समय में चले छात्र आंदोलनों को मत याद करिए, आप अभी हाल में हुए किसान आंदोलन को भी अगर याद करेंगे तो जरा याद करिए कि हमारे भारत की ही मीडिया, हमारे भारत के ही पत्रकार और उनमें से बहुतेरे उन्हीं किसानों के रिश्तेदार, नातेदार या दोस्त मित्र के माँ बाप होंगे वो किसान, लेकिन इन्हीं स्टूडियो में बैठकर हमारे पत्रकारों ने, सत्ता प्रायोजित पत्रकारों ने क्या क्या नहीं कहा। उन्हें आतंकवादी कहा, विदेशी पैसों पर पलने वाला कहा। मत भूलिएगा आप, वह तो बांग्लादेश में चल रहा विद्रोह का आंदोलन है। इसी देश में चलने वाले आंदोलन, किसान आंदोलन को चंद वर्ष पहले, सिर्फ उंगली पर गिन के 1.5 से 2 साल पहले, यही की मीडिया ने आतंकवादियों का आंदोलन कहा कि ये पैसा खालिस्तानी दे रहे हैं, कहा कि यह पैसा माओवादी, वामपंथी आतंकवादी दे रहे हैं, यह भी कहा कि यह पैसा आईएसआई का है। और यह सारी बातें यही किसानों, जिन किसानों के अन्न उत्पादन के करने के बाद, जिनके अनाज से ये एंकर पलते हैं, बढ़ते हैं, जिनसे उनके गले में टेर लेने की ताकत आती है, वही एंकर, वही पत्रकार, वही लोग, वही सरकार, वही संसद और विधानसभा में बैठे किसान विरोधी लोग उन किसानों को आतंकवादी कहते रहे। तो फिर आप क्या सोचते हैं कि पड़ोसी मुल्क में, और वह भी जहां मुसलमान विद्रोह कर रहे हो, जहां की अपनी कुरान के लिए विद्रोह नहीं, अधिकार के लिए विद्रोह हो रहा है, और उसको भारत की कट्टरपंथी मीडिया, जो कि हिंदुवादी और कट्टरपंथी मीडिया का एक ऐसा मेलजोल, एक ऐसा घालमेल, एक ऐसा कॉकटेल तैयार हुआ है कि जहां मुस्लिम दिखाई देता है तो वो लगता ही नहीं है कि वह रोटी भी खाता है, रोजगार भी करता है, वह प्रगति भी करता है, वह संगीत, साहित्य, समाज में भी रहता है, बल्कि मुसलमान याद आते हैं सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथ, लव जिहाद, फलाना जिहाद, ढिमकाना जिहाद। इसी भाषा और इसी रूपांतरण में जब मीडिया बात करे तो उसको अगर किसी विद्रोह को समझना हो तो जाहिर तौर पर उसके चश्मे को आपको उतार देना चाहिए और उन पत्रकारों के गले पर हाथ डालकर पूछना चाहिए कि दोस्त, यह जो तुम्हें बगावत दिखाई दे रही है, क्या उसका कारण गरीबी नहीं है? क्या वह एक असंवैधानिक, एक गलत तरीके का आरक्षण नहीं दिया गया 1972 से लेकर 2018 तक, और फिर 2018 के बाद भी उससे फिर से लागू कर दिया गया? इसे कौन स्वीकार करेगा इस देश में या किसी भी देश में कि सिर्फ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में 1971 में भूमिका निभाई, उनको 1972 से रिजर्वेशन उनके परिजनों को दिया जाए? यह तो अजीबोगरीब बात है कि अगर किसी का पिता लड़ते हुए शहीद हो जाए तो उस पिता के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चों को, यानी 3 पीढ़ियों से रिजर्वेशन दक्षिणा में दिया जा रहा था, और जाहिर तौर पर उस मुल्क के लोगों को यह मंजूर नहीं था। जिसके बाद रिजर्वेशन तो वापस किया सरकार ने, लेकिन कब किया वापस? जब लाशें सड़कों पर बिछ चुकी थी ढाका और बांग्लादेश के तमाम शहरों में, जब वहां आंदोलनकारी अपने साथियों को शहीद होने स्थिति में पहुंच चुके थे। इतना ही नहीं, जहां लाखों जान माल का नुकसान हुआ और सबसे बड़ी जनता को आतंकवादी कहा वहां की प्रधानमंत्री ने, जिसको भागकर भारत में शरण लेना पड़ा है। ऐसे में हमको यह समझना चाहिए कि जन आंदोलनों का कोई बहुत नैतिक रास्ता नहीं होता है जिसमें सब कुछ नपा तुला होता है। जाहिर तौर पर कुछ गड़बड़ियां होती हैं और आंदोलनकारी उसकी अपील करते हैं। आप सबने भी मुस्लिम दाढ़ी वालों की तरफ से ही बांग्लादेश के तमाम मौलवी या जमात इस्लामी से जुड़े छात्र संगठनों को संभालने वाले नेतृत्वकारी लोगों ने
वीडियो जारी करके देश की जनता से, अपने देश की जनता से अपील की है कि वहां मौजूद अल्पसंख्यकों पर अत्याचार न किए जाएं। लेकिन कुछ जगहों पर अत्याचार हुए हैं जिसकी निंदा होनी चाहिए, जिसके लिए जाहिर तौर पर आंदोलनकारियों को इसकी एक कोशिश करनी चाहिए कि ये स्थितियां न पैदा हो। लेकिन ये बदलेगा कैसे? सवाल ये है कि क्या सिर्फ इन्हीं आधारों पर इस आंदोलन की समीक्षा होनी चाहिए? ये इतने बड़े विद्रोह की, तानाशाही के खिलाफ जो बगावत है, क्या सिर्फ इस आधार पर समीक्षा होनी चाहिए कि उन्होंने कुर्सी टेबल उठा ले गए? अरे क्यों ना उठा ले जाए? जिस जनता की बदौलत सोफे खरीदे गए, जिस जनता ने तुम्हें आलीशान शहंशाह बनाया शेख हसीना को, उस जनता के ऊपर अगर तानाशाही तुम लाद दोगे, वह जनता धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह करती रहेगी, लेकिन तुम नहीं सुनोगे। उस जनता के विद्रोह को अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहोगे कि इन्हें कुचल दो और ये आतंकवादी हैं, तो जाहिर तौर पर उसका जो परिणाम आएगा, उसका मजमून इसी रूप में आपको दिखाई देगा जो आजकल ढाका की सड़कों पर प्रधानमंत्री आवास में दिखाई दे रहा है। यह नफरत है सत्ता के खिलाफ, यह नफरत है उस शोषण के खिलाफ, यह नफरत है जनता की उन शासकों के खिलाफ जो जीतने के बाद जनता को कीड़ों मकोड़ा से ज्यादा नहीं समझते हैं। और यही कारण है कि बांग्लादेश में आप यह स्थितियां देख रहे हैं। इसलिए इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे जनसंघर्ष को और सत्ता से पदच्युत करने की इस पूरी लंबी लड़ाई को सिर्फ इस रूप में समझना एक भारी गलती होगी भारत की मेहनतकश जनता की, भारत के उन लोगों की जो कि इस देश को चलाते हैं। इस देश के 80%, 90% लोग हैं। उनको इस रूप में समझना चाहिए कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने के दौरान गलतियां होती हैं। अपने अधिकारों के लड़ने के दौरान आंदोलनकारी किसी घोड़े के चाबुक की तरह या उनके ऊपर हमारा जो है वो उनके नाथ में हम नहीं लगा सकते हैं जिसमें एकदम एक्यूरेसी हो। आंदोलन कोई मशीन से चलने वाली कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं होती है, बल्कि आंदोलन एक स्वतंत्र ढंग की चीज होती है जिसमें हिंसा को सही मानने वाले भी लोग होते हैं और अहिंसा को सही मानने वाले लोग भी होते हैं, जिसमें कट्टरपंथी भी होते हैं और जिसमें धर्मनिरपेक्ष भी होते हैं, जिसमें राष्ट्र के निर्माता भी होते हैं और जिसमें राष्ट्र को खंडित करने वाले भी होते हैं। इसलिए दोस्तों, बांग्लादेश के इस आंदोलन को स्याह और सफेद में देखने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश के इस जन आंदोलन को जो 15 वर्षों से सिलसिलेवार ढंग से चल रहा था और विपक्ष के खात्मे के साथ खड़ा हुआ, आप सबको पता ही होगा कि पिछले 15 वर्षों से लगातार सत्ता में शेख हसीना थी, उनको कोई हिला डुला नहीं पा रहा था। और उससे भी बड़ी बात, विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं थी। कमोबेश जिस राह हमारा देश जा रहा था, उस राह पर बहुत पहले शेख हसीना जा चुकी थी और अखबार, मीडिया, चुनाव आयोग, दूसरी सभी तरह की सरकारी संस्थाओं को एक तरह का पैजेब बना लिया था। मिस शेख हसीना ने अपने घुंघरू पर नाचने वाले कदम ताल पर देश की एजेंसियों और शासकों को तब्दील कर दिया था। तो जाहिर तौर पर कोई और विकल्प तो था ही नहीं जनता के पास कि जनता जाए कहां, अपनी बात कहे तो कहे कैसे। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार हमारे लोग यह बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि यह जो प्रदर्शन है, यह जो मांगे हैं, वह मांगे एक नए बांग्लादेश के उदय की तरफ ले जाएंगी, एक नए बांग्लादेश को बनाएंगी। और उस देश में अगर कोई कट्टरपंथी है, आईएसआई का हस्तक्षेप है, तो जाहिर तौर पर वह देश संभाल लेगा। आप अन्ना आंदोलन को याद करिए। अन्ना आंदोलन के बारे में इस देश में कहा गया कि यह CIA प्रायोजित है, अमेरिका का हाथ है। हमारे यहां भी बैठे हुए तमाम खलियर जनरल वो बता रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप ने दिशा तय की है बांग्लादेश के आंदोलन की। यह जो साजिश वाली थ्योरी होती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कोई आदि और अंत नहीं होता है। यह आमतौर पर घरों में बैठकर मनगढ़ंत तरीके से बनाई हुई एक फिलॉसफी, एक थ्योरी होती है, जिसमें यह कह देना जन संघर्षों को डिरेल करना, उनको महत्वहीन बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि इसमें विदेश का पैसा लगा है, इसमें कट्टरपंथी ताकतें हैं। वैसी ही बातें हर आंदोलन के वक्त भारत में भी कही जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है। यहां तक ही नहीं,
यहां तक कि भारत में जब विपक्ष मजबूत होने लगा, पिछले चुनाव के दौरान असर दिखने लगा, कर्नाटक में असर दिखा, हिमाचल में असर दिखा, लोकसभा चुनाव में असर दिखा, तो आपको भी बहुत सारे लोग कहते हुए मिल गए होंगे कि असल में यह पाकिस्तानियों का पैसा लगा है, असल में अमेरिका का पैसा लगा है, असल में एनजीओ वालों का पैसा लगा है। यह कुछ नहीं होता है। इस तर्क का सिर्फ और सिर्फ इतनी जमीन होती है कि सामने वाले की बढ़ती ताकत, बढ़ते लोकतंत्र में भरोसा बर्दाश्त नहीं होता है। और यही स्थिति, बर्दाश्त न होने की यही स्थितियां आपको बांग्लादेश में भी दिखाई दे रही हैं। यहां पक्ष शेख हसीना का नहीं लेना है कट्टरपंथियों को। हम जानते हैं कि जो जैसा देश है उस देश में उस तरह के तत्व मौजूद हैं। जाहिर तौर पर बांग्लादेश में आईएसआई का भी असर है, जाहिर तौर पर जमाते इस्लामी का भी अपना एक रूप स्वरूप है, जाहिर तौर पर यह भी है कि वहां छात्र आंदोलन में कट्टरपंथी ताकतें घुसी हुई हैं। लेकिन इसके उलट यह भी उतना ही बड़ा सच है कि वहां उस मुल्क को आजादी चाहने वाले लोग भी हैं, उस मुल्क को सही ढंग से लोकतंत्र स्थापित करने वाली ताकतें भी हैं। और तभी यह ताकतें लाख कट्टरपंथी हों जिसको उन्होंने अपने नेता चुना है, देश संभालने की जिम्मेदारी दी है, उसका नाम मोहम्मद यूनुस है। पूरी दुनिया में मोहम्मद यूनुस, जिनको की माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, आप उन्हें देखिए कि वह एक डेमोक्रेट आदमी है, वह एक लोकतांत्रिक व्यक्ति है। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कट्टरपंथी ताकतों ने बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया है, दूसरी तरफ वह एक ऐसे डेमोक्रेट व्यक्ति को सामने लाते हैं अपने मुखिया के तौर पर, अपने संयोजक के तौर पर, जो कि पूरी दुनिया में एक डेमोक्रेट व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उसके मूल्य, उसके जीवन संघर्ष इस तरफ इशारा करते हैं। तो यह जो दोनों अंतर विरोधी बातें हैं, यही एक संघर्ष को बनाती हैं, यही आंदोलन का स्वरूप होता है दोस्तों। कि कई सारे आंदोलन बहुत हिंसात्मक दिखते हैं, लेकिन उनमें ताकतें ऐसी होती हैं जो अपने मुल्क को सही दिशा दे सके। तो सिर्फ इस बात को पहचानने की जरूरत है कि बांग्लादेश में हुआ जनता का विद्रोह जिस वजहों से हुआ, वह बेकारी थी, वह वहां की महंगाई थी, राजनीतिक तानाशाही थी, और सबसे बड़ी बात एक इस ढंग का आरक्षण था जिसको कि जनता बर्दाश्त करने को किसी भी स्तर पर तैयार नहीं थी, उसका कोई लॉजिक नहीं था। और यह भी न गलती करें आप कि भारत में मिलने वाले आरक्षण से उसकी तुलना करें। भारत का आरक्षण लॉजिकल है, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं, भारत में काफी अध्ययन और उनके जातिगत स्थितियों और सामाजिक स्थितियों के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। इसलिए उस और उस आरक्षण, दोनों आरक्षण को सिर्फ इसलिए आप एक नहीं कह सकते कि बोलने में ये चार शब्द एक हैं, अंग्रेजी में रिजर्वेशन है और हिंदी में आरक्षण है, बल्कि दोनों के आरक्षण में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरह का आरक्षण के नाम पर वह जमींदारी थी, वहां जमींदारी दे दी गई कि 1972 के बाद जो सेना और सैनिक, जो लोग की पाकिस्तान से अलग होने के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे, उनके बच्चे, बेटे, बेटियों को रिजर्वेशन दिया जाए। और इस तरह का अधिकार किसी को भी दिया जाना न्यायोचित नहीं है, यह पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। तो इसके खिलाफ विद्रोह होना ही होना था। उसके अलावा राजनीतिक तानाशाही का जो सिलसिला था वह हमको आपको दिखाई दे रहा है। इसीलिए कई बार आंदोलन में मुजीबुर रहमान की जो आपको मूर्ति ढहती हुई दिखाई दे रही है, वह कट्टरपंथ की निशानी से ज्यादा बड़ी बात यह है कि वह पिता है शेख हसीना की, उसके खिलाफ एक नफरत है। इस रूप में भी देखा जाना चाहिए। और आप उम्मीद करिए कि आगे आपके समय ये जानकारी डंके की चोट पर आएगी कि जनता को नफरत अपने नेता से नहीं थी, अपने बापू जैसे प्रतिष्ठा वाले मुजीबुर रहमान से नहीं थी, बल्कि उनकी बेटी से थी। और शायद इसीलिए बापू का हमारे देश में इस रूप में कद्र है, क्योंकि हमारे यहां महात्मा गांधी ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें उनके बेटे बेटियां आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने जीवन पर्यंत और जीवन के बाद और आज की भी तारीख में किसी अपने बेटे बेटी को यहां नहीं बैठाया कि वह शेख हसीना जैसा नजर आए। शायद मुजीबुर रहमान और उनका वक्त यही गलती कर गया, और शायद मुजीबुर रहमान को यह अंदाजा नहीं होगा कि आगे चलकर उनकी बेटियां जो लंदन से पढ़कर आई और उसके बाद इस तरह की तानाशाही की राजनीति में वह विश्वास करेंगी, और तब करेंगी जबकि आजादी की लड़ाई बिल्कुल ताजी है। 1972 से अब तक कोई बहुत लंबा इतिहास नहीं गुजरा है, लेकिन इस 50 वर्षों के से कम के इतिहास में जिस तरह के हालात पैदा हो गए बांग्लादेश में, उसके लिए शेख हसीना, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा
और उनका अदूरदृष्टिता जिम्मेदार है। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो यह कॉकटेल है वह भी बेहद खतरनाक है। यह खतरनाक है इसलिए कभी भी सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के माथे और सुप्रीम कोर्ट को सरकार के माथे घालमेल नहीं करना चाहिए। अदालतों को इसी देश की जनता ने बनाया है, उसको अधिकार दिया है। संविधान में एक उतनी ही ताकतवर चीज है जितनी ताकतवर चीज हमारे नेता है। तो अगर दोनों एक दूसरे से मिलकर देश को लूटने की, देश की जनता के अधिकारों को कुचलने की कोशिश करेंगे तो जाहिर तौर पर जो बात संविधान में नहीं लिखी है वह बात जनता करेगी, क्योंकि संविधान जनता बनाती है, जनता ही सारे नियम कानून बनाती है। उसने अपने सुविधाओं के लिए, अपने अनुशासन के लिए, अपने अधिकारों के लिए कानून बनाया है। वो इसलिए नहीं बनाया है कि उसको कोई घोड़ा समझे, कोई इसलिए नहीं बनाया है कि उसके बैठकर पीठ पर चाबुक चलाए। जिस दिन यह हालात होंगे जनता सहती है, इंतजार करती है नेतृत्व का, और वह बहुत इंतजार किया शेख हसीना का, बांग्लादेश की जनता ने। लेकिन जब अति हो गई तो आपके सामने परिणाम है। और हालत यह है कि आंदोलन में कई सारे ऐसे विभत्स दृश्य भी आए हैं जिसकी जाहिर तौर पर आलोचना होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ किसी आंदोलन का समाहार करने के लिए, किसी आंदोलन को समझने में सिर्फ वहां से उठने वाली बुराइयां या तलछट पर दिखाई देने वाली गड़बड़ियों के आधार पर विश्लेषण नहीं होना चाहिए। और इसलिए दोस्तों, अगर मैं सूत्रवत कहूं तो बांग्लादेश के संघर्ष को भारतीय जनता को जिस रूप में समझना चाहिए, उसकी पहली बात है कि वहां कोई हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ बगावत विद्रोह नहीं हुआ है, बल्कि वहां अपने देश की तानाशाही के खिलाफ हुआ है। जाहिर तौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले हुए हैं, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए, लेकिन इस आधार पर इस पूरे आंदोलन को कहीं से भी किनारे नहीं किया जा सकता। दूसरा, यह बगावत तानाशाही के खिलाफ है। तीसरा, यह बगावत सुप्रीम कोर्ट और सरकार के तालमेल के साथ जनता पर तानाशाही लादने के खिलाफ है। चौथा, विपक्ष की गैर मौजूदगी के खिलाफ है। पांचवा, शांतिपूर्ण आंदोलन लगातार करने के बावजूद सरकार जब कान नहीं देती है, जनता को निरीह मान लेती है, सड़कों पर बैठे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको, तो जाहिर तौर पर वह आंदोलन बंदूकों में बदल जाता है। और फिर आप कितनी भी बूटे सजा दें पुलिस की और सेना की, जनता उनको पलट कर रख देती है। और इसका गवाह अभी श्रीलंका बना, उससे पहले इजिप्ट बना, और अब आपके सामने बांग्लादेश। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।